सर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जो फुल फ्लेज कहा जाता है क्योंकि अब इलेक्शंस भी होने हैं 90 दिन में, आपको लगता है कि आपको नजर आ रहा है, क्योंकि गुलाम अली साहब भी 2 रोज कबल ये कह रहे थे कि इकोनॉमी को पहले बेहतर करना है, फिर अमन के ऊपर फोकस करना है, इलेक्शंस होते रहेंगे, लेकिन क्या आपको नजर आ रहा है इस वक्त के इलेक्शंस हो जाएंगे? क्या इस पर कोई बात हुई है कि 3 माह का जो पीरियड दिया गया है, जो आइन कहता है 90 दिन में, क्या आपको लगता है ये डामाडोल होगा? देखिए, ये आज की सूरत हाल जो आज का वाक़या हुआ है इसको तो देखना होगा, क्योंकि ये तालिबान जो हैं या दहशतगर्द जो हैं इन्होंने बाज़ सियासी जमातों को वो बड़ी बुरी तरह से टारगेट कर रहे हैं, उनकी क़यादत के मतलब बात कर रहे हैं और बाकायदा वो धमकियाँ जो है वो खुलेआम दे रहे हैं, और बाज़ को वो नहीं कर रहे। बाज़ के मतलब उनका भी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर है। तो ऐसी सूरत हाल में फिर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो कैसे होगा? अगर कल को खुदा ना खासा किसी सियासी गैदरिंग में किसी एक जमात की 1 या 2 गैदरिंग में इस किस्म के वाक़यात हो जाते हैं तो फिर किस तरह से जो है वो इलेक्शन आगे बढ़ सकेंगे? ये सूरत हाल जो है वो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, या एक ऐसी सूरत हाल मुस्तहकम सूरत हाल पैदा करनी पड़ेगी कि कम से कम इस किस्म के वाक़यात ना हो और फिर इलेक्शन जो है वो मुमकिन हो। ठीक है सर, कल एक धमाका आवाम पर भी किया गया है, जैसे आपको भी पता होगा, इल्म होगा, 35 रुपये पेट्रोल डीजल में फौरी तौर पर इजाफा, ये आहिस्ता आहिस्ता टुकड़ों में आ सकता था। ये गलत पॉलिसी सर किसके सर डाली है, डार साहब के या मिफ्ता इस्माइल साहब के? लेकिन इसका खमियाजा तो बहरहाल आवाम भुगतेगी। और अब तो सुनने में आ रहा है कि डॉलर भी आप देख रहे हैं कि 270 से ऊपर तजावुज़ कर रहा है। तो ये मामला कहाँ जाके थमेंगे? इसके ऊपर एक टेररिज्म का जो दहशतगर्दी का मामला है वो भी आपके सामने है। ये किस तरह से आप निकल पाएंगे? तो इसका जिम्मेदार वो बदबख्त इमरानी टोला है जिसने वो वायदा किया IMF का। ये कीमत को हमने अपने शौक से बढ़ाई है, ये IMF ने बढ़वाई है, और हमें जो है वो स्ट्रेंगुलेट करके जो है ना वो हमारा गला पकड़ के जो है वो हमारे से बढ़वाई है। ये डॉलर जो आज़ाद करवाया ये IMF ने करवाया है। उसकी वजह ये है कि ये वो जो मुआहदा है ये करके गया उसमें ये लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं कि आपने जो है वो सारी सब्सिडी जो है वो गैस से भी ख़त्म करनी है, बिजली से भी ख़त्म करनी है, डॉलर को भी जो है वो आज़ाद करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उस मुआहदे में जो IMF के साथ हुआ था और इन्होंने किया था, हमने नहीं किया, लेकिन वो शायद पूरी करनी जो है वो हमें पड़ रही है। इन्होंने पहले मुआहदा किया, उसके बाद उसको तोड़ दिया, और उसके बाद जो है वो उसको जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं किया, उसको मुअत्तल कर दिया। हमने तो पूरी कोशिश की है ये पिछले 2.5-3 माह कि हम अपने दोस्त ममालिक से जो है वो मदद लेके, तो हम IMF का जो है वो ये जो यानी बम जो आवाम के ऊपर गिराने वाली बात है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि ये बम भी गिरा है, तो इससे जो है वो हम बच जाएं, इस तबाही से जो है वो बच जाएं। लेकिन क्या किया जाए? दोस्त ममालिक ने भी सारे वादे करके 9 बिलियन का वादे करके, बाकी वादे करके उन्होंने कहा कि जी ठीक है, बिल्कुल हम सारा कुछ देने को तैयार हैं, देंगे, लेकिन आप IMF से मुआहदा करें। तो ये फिर उस मजबूरी की वजह से आके जो है ये IMF की शराइत पूरी की गई है, ये हमने नहीं ये कीमतें बढ़ाई, ये IMF ने बढ़वाई हैं और उस मुआहदे की वजह से बढ़ानी पड़ी हैं। अच्छा, ये बता दीजिएगा राना साहब कि इस वक्त जो आपको अगला इलेक्शन नजर आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि नया चैलेंज जो आपका होगा वो टेररिज्म होगा या इमरान खान साहब होंगे या महंगाई होगी? नहीं, अगला जो है वो यानी चैलेंज जो है ये दोनों चैलेंज होंगे। एक तो इकॉनमी, मुआशी जो हमारी सूरत हाल है इसका इस्तेहकाम अगले इलेक्शन से पहले बड़ा ज़रूरी है। केयर टेकर सेटअप के हवाले आप मुल्क को करें और 30 दिन बाद पता चले कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर गया है, ऐसा रिस्क नहीं लिया जा सकता। और दूसरा दहशतगर्दी, ये आज के वाक़े के बाद मैं ये बात कह रहा हूँ, इससे पहले हमारा ये ख्याल था कि शायद जो इक़दामात हम कर रहे हैं उससे कोई सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है, लेकिन आज के वाक़े ने जो है वो हिला के रख दी है। ठीक है, ये बता दीजिएगा राना साहब कि इस वक्त मामला सिर्फ इलेक्शंस का नहीं है, सिर्फ इस महंगाई का भी नहीं है, इस वक्त टेररिज्म भी आप कह रहे हैं, ज़ाहिर है सर उठा रहा है। ये जो मामलात आपको लग रहा है कि ये जो आप कर रहे हैं, ये जिनको कहा जा रहा है जी आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फवाद चौधरी साहब, फ़ारूक हबीब साहब, फिर परवेज़ इलाही साहब के जो सर्वेंट हैं या जो भी उनके काम करने वाले वो उनके खिलाफ, ये केसेस सर बेबुनियाद हैं। फवाद चौधरी साहब के बारे में तो आपका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट आ गया है।
क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन को ये रिमांड पे रिमांड उनको कुछ हासिल हो रहा है? क्या आपको ये सिर्फ इमरान खान साहब के अरेस्ट तक मामले को लेके जाना है या सिर्फ इनको चुप कराना है? क्या स्ट्रैटेजी है? नहीं देखे ये देखे सनाब बुच्चा साहबा जी सर, ये नहीं, अगर तो हम झूठे केस बनवाएं, किसके खिलाफ झूठा केस ना मिले तो हम उसके ऊपर हीरोइन डाल दें, मिनिस्टर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहें कि कल फलां पकड़ा जाएगा, परसों फलां पकड़ा जाएगा और वो पकड़े जाएं, 90 दिन का रिमांड कटवाएं, उसके बाद साल ज़मानत ना हो, तो फिर तो आप ये बात कहें और हम उसके सज़ाबार हैं। आप मुझे ये बताएं कि जो स्टेटमेंट फवाद चौधरी साहब ने दी है वो स्टेटमेंट सारी दुनिया के सामने दी है, उस स्टेटमेंट से वो इनकारी भी नहीं है, और उस स्टेटमेंट के खिलाफ जो है वो दरख्वास्त देते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, जो कि 22 ग्रेड के जो है वो ऑफिसर हैं। आप मुझे बताएं कि पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर सकती थी? मुकदमा दर्ज करने के बाद फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश किया है, अदालत उसका रिमांड दे दे, जमानत ले ले, खारिज कर दे, जो उसको जो है वो जेल भेज दे। अब इसमें हुकूमत का इसमें कहाँ से इंतकाम आ गया? फारूक हबीब साहब पर डकैती का मुकदमा सर, फारूक हबीब का डकैती के ऊपर मुकदमा फारूक साहब के ऊपर? नहीं, कोई डकैती का मुकदमा नहीं है। जो उसने पुलिस को रोका है वो आपके सामने, वीडियो आपके सामने चल रही है, या तो आप कह दें कि वो वीडियो जो है वो जाली है। राणा साहब, मैं आपसे इसीलिए पूछ रही हूं कि इंतकामी कार्रवाई का आप सबसे बड़ा निशाना रहे हैं। सवाती साहब ने जो बात की थी, कोई उससे इनकार कर सकता है कि उन्होंने ये बात नहीं की थी? यानी जो देखे ना, मैं एक बात करता हूं और वो बात जो है वो काबिल दस्तअंदाजी है और मैं मानता हूं, मैं कहता हूं कि मैंने की है, तो उसके ऊपर अगर मेरे खिलाफ सिर्फ उसी बात का मुकदमा बने और मुझे अदालत के जो है वो सुपुर्द किया जाए, तो फिर ये वहाँ पे इंतकामी कार्रवाई कैसे आ गई?